बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम आज केबल्स का कनेक्शन देखेंगे कि एक डीसीएस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम की कैबिनेट में केबल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है कि डिफरेंट केबल्स डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो आज हम इनकी डिटेल में देखेंगे कि केबल्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम की कैबिनेट में। लेकिन इससे पहले हम कुरान पाक की कुछ आयात का तर्जुमा देखते हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तेरे पास जब मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं कि हम इस बात के गवाह हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह जानता है कि यकीनन आप उसके रसूल हैं। और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक कतन झूठे हैं, उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, बस अल्लाह की राह से रुक गए। बेशक बुरा है वो काम जो ये कर रहे हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक डीसीएस के अंदर यूजुअली सिंपल आर्किटेक्चर हमें मालूम है कुछ इस तरह से होता है कि एक कंप्यूटर या एक इंजीनियरिंग स्टेशन उस कंट्रोल यूनिट के साथ, जिसको हम फील्ड कंट्रोल स्टेशन कहते हैं, वो इंटरफेस कर रहा होता है थ्रू ईथरनेट। और ये फील्ड कंट्रोल स्टेशन आगे कुछ और फील्ड कंट्रोल स्टेशंस के साथ या डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है कुछ कम्युनिकेशन केबल्स के थ्रू। ये एक सिंपल आर्किटेक्चर है। अगर इसका कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा एनालिसिस करें तो वो जो कंप्यूटर्स हैं या इंजीनियरिंग स्टेशंस हैं या जिनको ह्यूमन इंटरफेस स्टेशंस कहते हैं, ये ईथरनेट के थ्रू, सिंपल ईथरनेट नेटवर्क केबल होती है, उसके थ्रू फील्ड कंट्रोल स्टेशंस के साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है। और ये फील्ड कंट्रोल स्टेशंस आगे कुछ और फील्ड कंट्रोल स्टेशंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, या डायरेक्टली भी पॉसिबल है कि वो इंस्ट्रूमेंटेशन से लिंक्ड हों, डाटा ले और दे रहे हों। इंस्ट्रूमेंटेशन से मुराद सेंसर्स और एक्चुएटर्स हैं। तो ये सिंपल सामने आर्किटेक्चर देखा कि इनकी कनेक्टिविटी होती है। लेकिन जो फील्ड कंट्रोल स्टेशन है, अगर उसका बगौर जायज़ा लें तो हमें उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स नज़र आते हैं। जैसा कि पावर सप्लाई मॉड्यूल, ये आपको पहले दो मॉड्यूल्स पावर सप्लाई मॉड्यूल नज़र आ रहे हैं। अगले दो मॉड्यूल्स जो हैं वो CPU हैं, यानी प्रोसेसर्स हैं। और ये दो की तादाद में इसलिए लगे हैं कि रिडंडेंसी हो, यानी अगर एक मॉड्यूल काम करना छोड़ दे, चाहे पावर सप्लाई मॉड्यूल दो हैं, इनमें से एक छोड़ दे काम तो दूसरा वर्किंग में आ जाते हैं। इन्हें एक मास्टर है जो एक्चुअली काम कर रहा होता है और दूसरा स्लेव है। इसी तरह प्रोसेसर्स का सिनेरियो है कि ये भी रिडंडेंट है, एक वक्त में एक काम कर रहा होगा और दूसरा स्लेव होगा, लेकिन एक के आउट ऑफ ऑर्डर होने की शक्ल में दूसरा वर्किंग में आ जाता है। और इसी तरह आगे डिफरेंट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैं, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स हैं, इनकी डिटेल में हम आगे जाएंगे। आज जो हम कनेक्टिविटी देखने जा रहे हैं कि इन मॉड्यूल्स में किस तरह से केबल्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई मॉड्यूल का तज़किरा करते हैं। पावर सप्लाई मॉड्यूल को पावर जो सप्लाई हो रही होती है, पहले तो इस पावर सप्लाई मॉड्यूल को हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई करेंगे और फिर ये पावर सप्लाई मॉड्यूल्स जो हैं प्रोसेसर्स को और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स को अपनी पावर प्रोवाइड करेंगे, DC या AC, इसको आगे देखते हैं। लेकिन जो इनपुट पावर सप्लाई की जा रही है इन पावर सप्लाई मॉड्यूल्स को, वो ये जो नीचे आपको एक कार्ड नज़र आ रहा है नीचे इस बेस में, वो कुछ यहाँ से सप्लाई किया जा रहा होता है। इसका अगर हम एक सिंपल फिगर देखें तो वो कुछ इस तरह से है। अगर आप दोबारा उसको इस फिगर को देखें तो आपको यहाँ पे दो कनेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, एक नीचे है और एक थोड़ा सा ऊपर है। बगैर जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि ये नीचे वाले की तरह ऊपर भी एक कनेक्टर है जो थोड़ा सा छुपा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये दो कनेक्टर्स हैं जो कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहे हैं। इनको CN1 और CN2 कनेक्टर्स कहते हैं। एक लेफ्ट साइड पावर सप्लाई मॉड्यूल के लिए और दूसरा राइट साइड पावर सप्लाई मॉड्यूल के लिए। यानी ऊपर वाला जो है जो इस फिगर में नज़र आ रहा है वो लेफ्ट साइड के लिए है, और जो नीचे वाला है वो राइट साइड पावर सप्लाई मॉड्यूल के लिए है। और इस पावर सप्लाई मॉड्यूल को जो पावर जा रही है वो इन कनेक्टर्स के ज़रिए ही जा रही है। यानी इन पावर सप्लाई मॉड्यूल्स को पावर इन कनेक्टर्स से जा रही है, और इन कनेक्टर्स को जो पावर आप मिल रही है वो कुछ आप और करें तो इनको जो पावर मिल रही है वो यहाँ से मिल रही है, इन दो टर्मिनल्स के थ्रू, जो कि पावर सप्लाई इनपुट टर्मिनल्स कहलाते हैं। ये AC पावर सप्लाई करते हैं, और अगर यहाँ पर प्लस और माइनस सप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पावर सप्लाई मॉड्यूल 24 वोल्ट DC सप्लाई होगी। तो इस तरह से AC और DC दोनों हम यहाँ सप्लाई कर सकते हैं।
और ये जो लेफ्ट साइड पे आपको दो स्क्रूज नज़र आ रहे हैं ये सिग्नल भेजते हैं कि पावर आ रही है कि नहीं आ रही। तो जब सिग्नल भेजना हो तो यहाँ से दो तारे निकाल के हम प्रोसेसर को या किसी भी डिस्प्ले यूनिट को हम वो सिग्नल भेज सकते हैं। इसकी डिटेल भी आगे आएगी। बहरहाल ये जो आपको नीचे कार्ड नज़र आ रहा है इस फील्ड कंट्रोल यूनिट, जो आपको सारा फील्ड कंट्रोल यूनिट है उसकी बेस में यहाँ पे जो कार्ड नज़र आ रहा है वो असल में एक कार्ड है जो पावर सप्लाई मॉड्यूल्स को पावर सप्लाई करता है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर के थ्रू। अगर इसकी कनेक्टिविटी करनी हो कि पावर सप्लाई केबल को हमने कनेक्ट करना हो तो कुछ 4 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। नंबर 1, कट द एंड ऑफ द केबल एंड इंस्टॉल अ क्रिम्प टर्मिनल जो राउंड शेप्ड है फॉर M4 स्क्रू। यानी आप जो केबल है ये तकरीबन 1 मीटर लॉन्ग केबल आपको मिलती है पावर सप्लाई मॉड्यूल के साथ। इन सप्लाई मॉड्यूल्स के साथ 1 मीटर लंबी तार होती है। आप उसको एक मुनासिब लेंथ पे काट लेंगे और इन कनेक्टर्स से जोड़ देंगे M4 स्क्रूज के थ्रू। रिमूव द प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द TM2 टर्मिनल्स, और इन टर्मिनल्स पे जो आपको नज़र आ रही है वाइट वाली, इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर होता है उसको आप उतार लेंगे और यहाँ पे फिर ये कनेक्टर यहाँ प्लग इन कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट द नॉन ग्राउंडिंग साइड टू द टर्मिनल L+ एंड द ग्राउंडिंग साइड टू द टर्मिनल N-। यानी आपके पास ये जो कनेक्टर है ये आपने एक प्रॉपर डायरेक्शन में करना है उस शेप के अंदर, यानी इसको एक ख़ास डायरेक्शन में ही लगाना होगा। और अगर आप उसको उल्टा लगाएंगे तो लाज़मी बात है वो इंसर्ट नहीं होगा, तो आपने मुनासिब डायरेक्शन में लगाना है। और आखिर में पुट द प्रोटेक्टिव कवर बैक टू द एक्सटर्नल इंटरफेस यूनिट, और इसके ऊपर ये जो आपको यूनिट नीचे वाली बेस नज़र आ रही है इसके ऊपर भी एक कवर होता है इसी तरह का, जैसे ये आपको वाइट कलर नज़र आ रहा है इसी तरह का कवर इसके ऊपर दोबारा आप लगा देंगे ताकि ये जो कार्ड है जो नीचे नज़र आ रहा है सारे का सारा ये सारा कार्ड ये कवर हो जाए, बंद हो जाए, छुप जाए। आगे चलते हैं। जो पावर सप्लाई मॉड्यूल मैं आपसे तज़किरा कर रहा हूँ जो हमें इस जगह पर नज़र आ रहे हैं, ये पावर सप्लाई मॉड्यूल्स जो हैं उनमें से एक मॉड्यूल को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ इस फिगर में। और आप देख रहे हैं पावर सप्लाई मॉड्यूल की ये जो केबल नीचे ब्लैक कलर की केबल नज़र आ रही है आखिर में एक कनेक्टर से हमने कनेक्ट की हुई है, और ये कनेक्टर जो है ये हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये वही कनेक्टर है जो हमने नीचे फिगर में देखा, और ये हमने यहाँ इंसर्ट कर दिए जिससे पावर आना शुरू होगी। और वो जो 2 स्क्रूज आपको नज़र आ रहे हैं इस शेप में ये वाले, वो आपको कुछ यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये वो स्क्रूज हैं जिससे आपको सिग्नल मिलेगा कि आइदर पावर अवेलेबल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने समझा कि जो पावर सप्लाई मॉड्यूल्स हैं लेफ़्ट या राइट जो हमने फिगर में देखे कंट्रोल यूनिट के अंदर, फील्ड कंट्रोल यूनिट या FCS के अंदर जो हमने फिगर देखा उसमें 2 हमें पावर सप्लाई मॉड्यूल्स नज़र आ रहे थे। लेफ़्ट साइड वाले को आपने एक कनेक्टर के थ्रू इस नीचे वाले कार्ड में, बेस कार्ड जो आपको नज़र आ रहा है जिसको हम एक्सटर्नल इंटरफेस यूनिट भी कहते हैं, उसमें आपने कनेक्ट करना है। लेफ़्ट साइड वाले को अप और राइट साइड वाले पावर सप्लाई मॉड्यूल को नीचे कनेक्ट करना है। और पावर जो बाहर से लेके आनी है एक्सटर्नल पावर वो यहाँ इनपुट करनी है, वो आप 220 या 110 यूजुअली योकोगावा के अंदर 110 AC वोल्ट सप्लाई किए जाते हैं, 110 वोल्ट अप्लाई किए जाते हैं, और इसी तरह DC वोल्टेज भी यहाँ सप्लाई किया जा सकता है। आगे चलते हैं, इसको मजीद डिटेल से देखते हैं। पावर सप्लाई मॉड्यूल इज प्रोवाइडेड विद एन अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर लॉन्ग पावर केबल विद अ कनेक्टर ऑन वन एंड, जैसे मैंने डिस्कस किया कि यहाँ 1 मीटर की लंबी तार मिलती है, उसके एंड पे कनेक्टर होता है। द केबल ऑफ द पावर सप्लाई मॉड्यूल ऑन द लेफ्ट साइड शुड बी कनेक्टेड टू द CN1 एंड द राइट साइड टू द CN2। हमें बात यहाँ समझ आ रही है। आगे चलते हैं। इफ ओनली अ सिंगल पावर सप्लाई मॉड्यूल इज यूज्ड द राइट साइड इज कवर्ड विद अ डमी कवर, यानी अगर हम इस में से इन 2 पावर सप्लाई में से एक वक्त में एक ही लगा रहे हैं और दूसरे को ना लगा रहे हों तो जो राइट साइड वाला होगा वो कवर खाली रह जाएगा, यहाँ पे आप पावर सप्लाई नहीं लगाएंगे। कॉस्ट को बचाने के लिए आप एक ही सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इसको आपने कवर कर देना है, और वो कवर आपको योकोगावा कंपनी देती है, आपने उसको कवर कर देना डमी कवर से, जिसका नाम ADC V002 कहते हैं, V002। आगे चलते हैं जी। ये तो हमने देखा पावर केबल कैसे कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई के साथ। अब हम कनेक्ट करने जा रहे हैं, ये कनेक्शन सीख रहे हैं नेटवर्क केबल का।
फील्ड कंट्रोल स्टेशन डैश एल या FFCL हम जिस यूनिट को कहते हैं, एक्चुअली वो FFCS से डिफरेंट है। फील्ड कंट्रोल स्टेशन जो L है वो सब मॉड्यूल होता है। अगर मैं एक नेटवर्क की बात करूं कि मेन कंट्रोलर या मास्टर कंट्रोलर अगर वो किसी एक इंजीनियरिंग स्टेशन के साथ डील कर रहा है जिसको हम FFCS कह रहे हैं, तो उसके अलावा बाकी सारे FFCL-L कहलाते हैं जो कैबिनेट में लगे होते हैं। जैसे कि हम इस कैबिनेट में देख रहे हैं, ये आपके पास एक FFCSL है। FFCS-L आपको मास्टर कंट्रोलर नज़र आ रहा है, मास्टर कंट्रोलर नहीं कहना चाहिए, कंट्रोलर नज़र आ रहा है या फील्ड कंट्रोलर नज़र आ रहा है। और इस कंट्रोलर इसलिए कह रहे हैं इसे कि इसमें दो प्रोसेसर्स लगे होते हैं और उस एक कैबिनेट के अंदर एक ही कंट्रोलर होता है, एक से ज़्यादा कंट्रोलर नहीं होते। इसे FFCS-L कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी नीचे हमें ये आपको नज़र आ रहे हैं मॉड्यूल्स, ये सारे के सारे लोकल नोड्स कहलाते हैं। क्योंकि आप गौर करें तो यहाँ पे आपको ये कंट्रोलर इधर नज़र नहीं आ रहे या प्रोसेसर्स इधर नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ पावर सप्लाई मॉड्यूल नज़र आ रहे हैं और उसके बाद कम्युनिकेशन मॉड्यूल या नेटवर्क जो केबल कनेक्ट करने वाले मॉड्यूल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। आपको यहाँ पे प्रोसेसर्स जो यहाँ दो नज़र आ रहे हैं ऊपर, वो नीचे नज़र नहीं आ रहे, इसलिए कि ये यहाँ पर प्रोसेसर इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोसेसिंग तो सिर्फ एक ही जगह हो रही है कैबिनेट में। बाकी तमाम जो है मॉड्यूल्स वो सिग्नल लेने और देने के काम आते हैं। ये सारे के सारे सेंसर से कनेक्टेड होते हैं। जो डाटा सेंसर से लेते हैं वो इस कम्युनिकेशन कार्ड के थ्रू ऊपर कम्युनिकेशन कार्ड पे पहुंचाते हैं और वो कम्युनिकेशन कार्ड अल्टीमेटली डाटा सेंड कर देता है बैक कनेक्शन के थ्रू, जो इन कार्ड्स की बैक साइड पे कनेक्टिविटी है उसके थ्रू प्रोसेसर को, और प्रोसेसर प्रोसेस करके जो सिग्नल जवाब देना होता है उसने वो वापस उन मॉड्यूल्स पर इन्हीं केबल्स, वाइड केबल्स के थ्रू वापस डाटा सेंड कर देता है। तो कैबिनेट के अंदर जो प्रोसेसर होता है या फील्ड कंट्रोल स्टेशन होता है वो एक ही होता है और बाकी सबको लोकल नोड्स कहा जाता है। ये एक कंप्लीट लोकल नोड है, इसके नीचे एक और लोकल नोड है और यूजुअली एक कैबिनेट में 5 या 5 से ज़्यादा लोकल नोड्स हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली 5 तक लोकल नोड्स होते हैं और एक मेन कंट्रोल स्टेशन होता है। तो हम कनेक्टिविटी देखना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन केबल की, कि कम्युनिकेशन या नेटवर्क केबल को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। FFCS-L is connected to the layer 2 switch with the Cat5e cables। ये जो स्विच नज़र आ रहा है, एक जो आपके पास फील्ड कंट्रोल स्टेशन होता है ये नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होता है किसी भी मेन कंट्रोलर के साथ या मेन कंप्यूटर के साथ। यानी अगर मेन कंप्यूटर, जैसे कि हमने ऊपर फिगर में देखा, डाटा लेना चाह रहा है, मेन कंप्यूटर डाटा लेना चाह रहे किसी फील्ड कंट्रोल स्टेशन के साथ, तो उसे किसी स्विच के थ्रू दरमियान में ये जो आपका इथरनेट सर्किट इथरनेट नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपका कोई ना कोई स्विच होगा दरमियान में जो डाटा लेगा और देगा। और अगर हम इसको कुछ थोड़ा सा पहले वाले फिगर्स में देखें तो वहाँ पर भी स्विच का तस्करा हमने, यहाँ पर भी हमने स्विच का तस्करा किया था। ये आपका स्विच है। कंप्यूटर जो है वो फील्ड कंट्रोल स्टेशन से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता बल्कि किसी स्विच के थ्रू। ये आपको एक स्विच नज़र आ रहा है और 2 स्विचेस क्यों हैं? ताकि रिडंडेंसी हो। एक वक्त में अगर एक काम करना छोड़ देगा तो दूसरा वर्किंग में आ जाएगा। और ये 2 कम्युनिकेशन केबल्स या 2 नेटवर्क केबल्स क्यों हैं? क्योंकि ये भी रिडंडेंट है, एक काम छोड़ेगी तो दूसरा वर्किंग में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि जो आपके पास नेटवर्क केबल है वो एक स्विच के थ्रू उस फील्ड कंट्रोल स्टेशन के साथ कनेक्टेड होती है। जो मेन FFCS कंट्रोलर है वो लोकल कंट्रोलर के साथ, यानी कैबिनेट के कंट्रोलर के साथ, या FFCS-L कंट्रोलर जो होता है वो कैबिनेट के थ्रू मेन कंप्यूटर या मेन कंट्रोलर के साथ, ये मेन कंट्रोलर भी हो सकता है और ये आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, उसके साथ कनेक्टेड होता है थ्रू स्विच। तो जो एक कैबिनेट में लगा हुआ कंट्रोलर होता है उसे लोकल कंट्रोलर कहते हैं और उसे FFCS-L कहते हैं, जबकि जो मेन होता है उसे जस्ट FFCS कहते हैं, -L नहीं कहते। ओके, FFCS-L कैन कम्युनिकेट विद द स्टेशन इन द VNet डोमेन वाया VNet राउटर। जो आपका ये FFCS-L है ये स्टेशन के अंदर
वीनेट डोमेन के अंदर अगर कम्युनिकेट करना चाहता है तो वीनेट राउटर यूज़ करेगा, और वीनेट राउटर जो है वो उसका अपना राउटिंग है। इसकी डिटेल में आपको यहाँ नज़र आएगा कि इस फिगर में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वो जो आपका मेन कंट्रोल FFCS-L आपका मेन कंट्रोलर है, लोकल कंट्रोलर है, यानी कि कैबिनेट के अंदर वाला, वो अगर बाकियों से कम्युनिकेट करना चाहता है तो अपने वीनेट के थ्रू इस नेटवर्क को, जो तारों का एक नेटवर्क बन रहा है जो DCS के अंदर का नेटवर्क है, उसे वीनेट कहते हैं। और अगर ये कंट्रोलर किसी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है बाहर, या किसी दूसरे कंट्रोलर के साथ, तो वीनेट के बाद कंप्यूटर और कंप्यूटर के दरमियान आपस की जो कनेक्टिविटी है वो ईथरनेट के थ्रू होती है। हमने समझा था पहले भी कि कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे ईथरनेट के थ्रू, और जो कंप्यूटर्स और फील्ड कंट्रोल स्टेशन के दरमियान कनेक्टिविटी है वो वीनेट के थ्रू होगी। जो कैबिनेट में लगे हुए कंट्रोलर्स हैं, ये कैबिनेट्स के अंदर FCS लगा हुआ होगा, FCS-L जिसे कहते हैं वो, और कंप्यूटर्स के दरमियान कनेक्टिविटी वीनेट के थ्रू होगी, और कंप्यूटर्स के दरमियान आपस में कनेक्टिविटी ईथरनेट के थ्रू होगी। तो FFCS-L कैन कम्युनिकेट विद द स्टेशन इन द वीनेट डोमेन, यानी FFCS जो होते हैं वो आपस में अगर कम्युनिकेट करना चाहें FFCS दूसरे FFCS के साथ, तो उसे वीनेट डोमेन का सहारा लेना पड़ेगा या वीनेट कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। और वीनेट कम्युनिकेशन असल में DCS की या योकोगावा का अपना डिज़ाइन करदा प्रोटोकॉल है या कम्युनिकेशन नेटवर्क है। इन द फिगर बिलो connections of layer 2 switch and FFCS-L with Cat5 cables are illustrated। आपको नज़र आ रहा है कि ये जो स्विच है L2 स्विच जो है वो लेयर 2 स्विच कहलाता है, या ये जो -L है ये लो साइड या लोअर साइड को कहते हैं, कि अपर साइड नहीं, लोअर साइड का FFCS है, ये फील्ड कंट्रोल स्टेशन है। और लेयर 2 जो है वो सेकेंडरी लेयर, इसके मानों में है अपर लेयर ईथरनेट है और नीचे वीनेट है, तो ये लेयर 2 कहलाती है। और ये Cat5 केबल एक ख़ास तरह की केबल है जो कि डिज़ाइन की गई है कम्युनिकेशन के लिए, जो ज़्यादा बैंडविड्थ के ऊपर डेटा कम्युनिकेट करवा सकती है। तो ये स्विचेस जो हैं उस कंट्रोलर के साथ Cat5 केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। हैंडलिंग ऑफ द वीनेट IP केबल्स कनेक्टेड टू द प्रोसेसर मॉड्यूल CP45, ज़रा इसको देखते हैं। जैसे कि हमें मालूम है लोकल कंट्रोल स्टेशन के अंदर या FFCS-L के अंदर जो आपका प्रोसेसर मॉड्यूल होता है वो CP401 की बजाय 405 होता है। तो उसमें कम्युनिकेशन जो है वो Cat5e केबल के थ्रू करवाई जा रही होती है। और इसमें कैसे हम इसे हैंडल करेंगे तो इसको देखते हैं। टर्न द पावर ऑन आफ्टर कनेक्टिंग द केबल्स टू द CP451, यानी जब आपने कनेक्टिविटी करनी है FFCS-L की, तो आपने सबसे पहले कनेक्ट करना है केबल को और फिर पावर ऑन करनी है इस मॉड्यूल की, वरना कोई मसला हो सकता है। तो कनेक्ट करने के बाद ही पावर ऑन करनी है। दूसरी चीज़, जब आप रिमूव करना चाह रहे हो CP451 प्रोसेसर को यहाँ से किसी कैबिनेट से या सिस्टम से बाहर निकालना चाह रहे हो, यानी नेटवर्क केबलें निकालनी हो ऑनलाइन, जब सिस्टम चल रहा था, DCS चल रहा था, और आप ये चाहते हैं कि एक कैबिनेट अलहदा हो जाए, तो फिर आप इसमें रिमूव करेंगे उस केबल को, केबल जो कनेक्ट हुई है उससे जस्ट रिमूव कर देंगे, तो सिस्टम से आपका जो FFCS स्टेशन है या कंट्रोलर है वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। बिफोर इंस्टॉलिंग द CP45 ऑनलाइन कनेक्ट अ केबल टू इट। लेकिन अगर आप दोबारा इंस्टॉल करना चाहते हैं तो पहले केबल कनेक्ट करेंगे और फिर पावर ऑन करेंगे। ये आपको जो मेन कंट्रोल स्टेशन नज़र आ रहा है, यानी FFCS-L की हम बात करें, एक कैबिनेट का मेन कंट्रोल स्टेशन, एक्चुअल तो पूरे सिस्टम का मेन कंट्रोल स्टेशन तो CP401 होता है उसमें प्रोसेसर, जबकि कैबिनेट के अंदर जो कंट्रोल स्टेशन होता है उसके प्रोसेसर का मॉडल CP451 होता है, जैसे कि हम पहले कह रहे हैं। अब अगर हम इसमें कैबिनेट को गौर से देखें तो यहाँ पर एक कंट्रोलर और एक नोड, लोकल नोड के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इन वाइड केबल्स के थ्रू हो रही है, जिसको हम ESB बस कहते हैं। तो ये ESB बस जो है इसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी? द कम्युनिकेशन बस टू द कम्युनिकेशन बस to link the field control unit
एंड द लोकल नोड यूनिट्स इज रेफर्ड टू एज ESP बस, यानी वो जो बस है जो कम्युनिकेशन करवाती है फील्ड कंट्रोल यूनिट, ये वाले जो फील्ड कंट्रोल यूनिट पूरा ऊपर नजर आ रहा है, और लोकल नोड्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमने जैसे पहले कहा ये वाइट कलर की केबल को ESP बस कहते हैं। द फील्ड कंट्रोल यूनिट इज ऑलवेज एट वन एंड ऑफ द बस, हमेशा ये एक ही होता है कैबिनेट के अंदर, इसलिए ये ऊपर की तरफ ही होता है, वन एंड होता है बस के अंदर, और जबकि नीचे जो होते हैं वो एक से ज़्यादा लोकल नोड्स होते हैं, इसलिए दूसरे एंड पर लोकल नोड्स होते हैं। Thus the ESP bus coupler module is provided a connector unit with the terminator of the ESP bus, लिहाजा यहाँ पर दो जो आपका ESP बस होता है, ESP बस के एंड पर एक कनेक्टर प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम टर्मिनेटर कहते हैं, और ये इसके साथ एक दूसरा कनेक्टर जुड़ा होता है जो किसी और मॉड्यूल के पास डाटा लेके जा रहा होता है। तो एक वक्त में हमें दो कनेक्टर्स नज़र आ रहे होते हैं लोकल नोड के पास, जबकि कंट्रोलर के पास एक ही जो है कनेक्टर होता है जो उसे डाटा सेंड कर रहा होता है। तो डाटा लोकल नोड के अंदर एक ही कनेक्टर होता है, जबकि नीचे आपको दो नोड्स पर दो दो कनेक्टर्स नजर आ रहे होते हैं। Thus the ESP bus coupler module is provided with a connector unit with the terminator for the ESP bus, जो कि एक ही है और यहाँ की टर्मिनेट हो रही होती है कंट्रोलर के अंदर। At the other end ESP bus the connector unit with the terminator for the ESP bus should be used, तो दूसरे एंड पर भी एक टर्मिनेटर है और जो लोकल नोड के साथ जाके कनेक्ट हुआ। फॉर द नोड यूनिट्स इन बिटवीन द टू एंड्स द कनेक्टर यूनिट ऑफ ESP बस शुड बी यूज, और फिर वो कहता है अगर आपका नोड यूनिट दरमियान में है किसी दूसरे नोड यूनिट और प्रोसेसर के दरमियान है, यानी इस नोड यूनिट और प्रोसेसर के दरमियान ये नोड यूनिट है, तो यहाँ पर आपको दो लगाने पड़ेंगे, और फिर अगर इसके बाद सिर्फ एक है और उसके बाद कोई नहीं तो यहाँ सिर्फ एक ही कनेक्टर लगाना पड़ेगा। तो ये बड़ी सिंपल बात है जो आपको समझ आ रही है। कम्युनिकेशन करवानी है तो इस ESP बस के थ्रू करवाई जाती है। ESP बस जो है उसके मॉडल्स को दो नाम दिए जाते हैं, EC401 जो कि मास्टर इंटरफेस कहलाता है, ये भी ESP बस है लेकिन इसको मास्टर बस कहेंगे, और दूसरी बस स्लेव बस कहलाती है जिसका मॉडल SB401 नाम दिया जाता है, और ये जस्ट रेडी होती है कि अगर पहली बस जो है बस 1 अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो तो ये फ़ौरन कम्युनिकेशन करवाना शुरू कर देगी। कनेक्टिंग द ER बस केबल, हमें मालूम है कि जो वाइट कलर की केबल है इसे तो हम ESP बस कहते हैं, और ये बस एक कैबिनेट के अंदर के मॉड्यूल्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रही है। लेकिन अगर कोई मॉड्यूल कैबिनेट से दूर कहीं फील्ड के अंदर हो, यानी कुछ सेंसर्स दूर लगे हुए हैं इस कैबिनेट से और उनका डाटा वहीं लोकली किसी छोटी कैबिनेट के अंदर हमने एक मॉड्यूल लगाया हुआ है, लोकल नोड लगाया हुआ है, और वहाँ पर हम डाटा रिसीव कर रहे हैं, तो अब वो लोकल नोड जो दूर लगा हुआ है वो इस मेन कैबिनेट के साथ डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें ये सिंपल ESP बस काम नहीं देगी, बल्कि उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक बस बनानी पड़ी जिसका नाम ER बस होता है। ये रिमोट ER फॉर रिमोट। एट द एंड ऑफ द ER बस नोड यूनिट द T टाइप कनेक्टर मॉडल जिसका YCB148 होता है वो EB501, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये कनेक्टर जिसको हम T टाइप कनेक्टर कहते हैं, अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो आपको एक T की शक्ल का नज़र आएगा। तो यहाँ पर भी ये T टाइप कनेक्टर्स हैं, और रिमोट नोड के साथ इसके मॉडल को EB501 कहते हैं, और जो आपका लोकल नोड है जो कि कैबिनेट में लगा हुआ है उस कनेक्टर के मॉडल को EB401 कहा जाता है। ये ER बस के दो एंड्स पर कनेक्टर लगे होंगे और दरमियान में जो बस होगी उसे ER बस कहेंगे, और ER बस जो है वो रिमोट डाटा को कैबिनेट में लेके आती है, यानी अगर बहुत दूर सेंसर्स लगे हुए हैं कहीं और वहाँ लोकली किसी छोटी सी कैबिनेट हमने ये छोटा सा बॉक्स लगाया है और उस बॉक्स के अंदर उन सेंसर्स का डाटा लिया जा रहा है, एक नोड लगा के, नोड यूनिट जैसा कि कैबिनेट में लगा हुआ नोड यूनिट है, इस तरह का नोड यूनिट हमने किसी रिमोट छोटी सी कैबिनेट में लगाया है दूर, तो अब उस नोड यूनिट से जो डाटा लेके आएगी बस मेन प्रोसेसर्स के पास या मेन कंट्रोलर FFCS-L के पास लेके आना है डाटा, तो उसके लिए चूँकि वो दूर से आना है तो ESP बस काम नहीं देती, बल्कि उसके लिए एक ख़ास तरह की बस ER बस हम लगाते हैं। आखिरी बात हम इसकी करते हैं, उसके बाद लेक्चर का एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बाकी डाटा देखेंगे। वो ये कि हमने जो फील्ड कंट्रोल यूनिट को पावर सप्लाई करनी थी तो उसके
कॉन्टैक्ट आउटपुट टर्मिनल्स की हमने बात की थी, वो क्या है? तो कनेक्टिंग अ केबल टू द कॉन्टैक्ट आउटपुट क्या है? फील्ड कंट्रोल यूनिट मॉनिटर्स इट्स ओन प्रोसेसर स्टेटस। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका फील्ड कंट्रोल यूनिट जिसकी हम बार बार बात करें, ये वाला, ये अपनी पावर को मुसलसल खुद मॉनिटर कर रहा होता है। और यहाँ ये जो नीचे दो यूनिट्स लगे हुए हैं, ये जो आपका फील्ड पावर सप्लाई यूनिट लगा हुआ है PSU सारे का सारा, इसमें ये दो टर्मिनल्स, इसको हम कॉन्टैक्ट आउटपुट टर्मिनल्स कहते हैं। तो अब अपॉन डिटेक्शन ऑफ फेलियर, अगर आपका फील्ड कंट्रोल यूनिट यानी जो कैबिनेट का प्रोसेसर है, मेन प्रोसेसर कैबिनेट के अंदर लगा हुआ, ये अगर डिटेक्ट करता है कि फेलियर आ गया पावर का, इट आउटपुट्स अ सिस्टम अलार्म एंड ओपन्स द आउटपुट कॉन्टैक्ट। तो ये क्या करता है जी, फ़ौरन एक सिस्टम अलार्म सेंड करता है, सिस्टम के अंदर एक अलार्म आता है और जो आउटपुट कॉन्टैक्ट यानी ये इन दो तारों को ओपन कर देता है, इनके कॉन्टैक्ट्स को बैक एंड पे कहीं इनमें कॉन्टैक्ट होता है जिसको डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे सिग्नल मिल जाता है। दिस ब्रेक, जिसे हम नॉर्मली क्लोज कहते हैं, जो पहले आपस में ये दो कॉन्टैक्ट्स बैक एंड पे मिले हुए थे, ये डिस्कनेक्ट होते हैं, एक रिले एक्चुअली लगी होगी, तो उस रिले की डिस्कनेक्शन हो जाती है, कॉन्टैक्ट इज लेबल्ड एज रेडी। इन कॉन्टैक्ट्स को हम पहले नॉर्मली लेबल करते हैं कि ये रेडी है जब वो वर्किंग में है, लेकिन जैसे फेलियर होता है पावर का तो ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एंड इज ओपन इन द फॉलोइंग केसेस। ये कब ओपन होते हैं, ये डिस्कनेक्ट होते हैं, वो 4 केसेस हैं। नंबर 1, व्हेन द प्रोसेसर मॉड्यूल स्टॉप्स कंट्रोल, यानी प्रोसेसर जो आपके फील्ड कंट्रोल कैबिनेट में ये प्रोसेसर्स हैं, अगर इनका कंट्रोल स्टॉप हो जाए, किसी वजह से काम करना दोनों छोड़ दें, तो फिर यहाँ ब्रेक आ जाता है, सिग्नल जनरेट हो जाता है कि जी हमारा फेलियर हो गया, चाहे पावर की वजह से स्टॉप किए, किसी वजह से भी, तो ये फेलियर का सिग्नल जनरेट हो जाएगा और ये दोनों कॉन्टैक्ट्स ब्रेक हो जाएंगे, अलार्म जनरेट हो जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा प्रोसेसर काम नहीं कर रहे। दूसरी कंडीशन ये होती है, डुप्लेक्स प्रोसेसर मॉड्यूल्स हैं दोनों, व्हेन बोथ प्रोसेसर मॉड्यूल स्टॉप कंट्रोल, जब दोनों ही स्टॉप कर दें, एक प्रोसेसर मॉड्यूल स्टॉप करेगा तो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा, अलार्म सिग्नल चला जाएगा, दोनों काम करना छोड़ दें फिर भी ये सिचुएशन होगी। व्हेन द पावर सप्लाई फेल्स, पावर आना बंद हो जाएगी तो कॉन्टैक्ट्स ब्रेक हो जाएंगे, अलार्म चला जाएगा, मालूम हो जाएगा प्रॉब्लम आ गया है। और चौथे नंबर पे डुप्लेक्स पावर सप्लाईज, व्हेन बोथ पावर सप्लाईज फेल, अगर दो पावर सप्लाईज लगी हैं और दोनों फेल हो जाती हैं तो भी ये सिस्टम आएगा। डुप्लेक्स प्रोसेसर लगे होंगे, दोनों प्रोसेसर फेल होंगे तो भी अलार्म आएगा। डुप्लेक्स पावर सप्लाई लगी होंगी तो दोनों सप्लाईज फेल होने की सूरत में ये अलार्म आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो लेक्चर 4 में होगी। थैंक यू, प्लीज़ कंटिन्यू वाचिंग द लेक्चर्स। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए लेक्चर्स और नई इन्फॉर्मेशन अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन इन और कंट्रोल और इंडस्ट्री के प्रोसेसेस के बारे में नई इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।